पैसों के लिए गरीब माँ ने बेची कोक। मानव, मुझे बहुत डर लग रहा है। रिपोर्ट ठीक तो आएगी ना? पता है मम्मी जी कितनी आस लगा कर बैठी हैं। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? सब कुछ अच्छा ही होगा। मैंने मन्नत मांगी है कि अगर इस बार रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी तो मैं तुम्हें लेकर वैष्णो देवी जाऊंगा और वहां 101 गरीबों को खाना खिलाऊंगा। मानव अपनी पत्नी अर्चना को दिलासा दे रहा होता है कि तभी डॉक्टर केबिन से नर्स बाहर आती है। आप ही मिस्टर एंड मिसेस कपूर हैं? डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। मानव अर्चना का हाथ पकड़ता है और अब वो डॉक्टर के केबिन में जाते हैं और बैठ जाते हैं। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में क्या है? इस बार सब ठीक है ना? मैंने आपको पहले ही कहा था कि अर्चना कंसीव नहीं कर सकती। इनके बच्चीदानी में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये कभी भी बायोलॉजिकल तरीके से बच्चा नहीं पैदा कर सकती। आज के टाइम पर बच्चा पैदा करने के काफी सारे ऑप्शंस हैं। आप आईवीएफ करवा सकते हैं या तो अनाथ आश्रम से भी बच्चा गोद ले सकते हैं। डॉक्टर, अपना बच्चा तो अपना बच्चा होता है ना, और मैं अपना बच्चा अपने कोख से जन्म देना चाहती हूँ। कोई तो इलाज होगा, कोई तो ऑपरेशन होगा, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मैं भी एक औरत हूँ। अगर कोई ट्रीटमेंट होता तो मैं बता देती, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अर्चना रोने लगती है, जिसे देखकर अब मानव अर्चना को संभालता है और उसे लेकर घर आता है। हॉल में बैठी अर्चना की सास जब उसे इस तरह से देखती है तो सब समझ जाती है। क्यों रो रही है? मत रो, माता रानी है ना, वो एक दिन सब ठीक कर देंगी। शादी को 6 साल हो चुके और अभी तक मैंने आपको कोई खुशखबरी नहीं दी। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया। लगता है मेरी किस्मत में बांझ रहना ही लिखा है। अर्चना की शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बन पाई थी। पर इसके बावजूद भी अर्चना की सास और पति उसका साथ नहीं छोड़ते और उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अब हफ्ता भर बीत जाता है। अर्चना बाहर से शॉपिंग करके घर आई होती है और देखती है कि घर पर उसकी 2 पड़ोसन और एक बाबा बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर। अरे आंटी, आप नमस्ते। ये आपके साथ बाबा कौन है? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे ये एक बहुत सिद्ध बाबा हैं। आज तक जिन जिन लोगों की इन्होंने पूजा करवाई है ना, उनकी सारी परेशानी हल हो गई है। धन दौलत से जुड़ी हो, शादी से जुड़ी हो या बच्चा ना हो रहा हो, तेरी भी तो यही दिक्कत है ना। फिक्र मत कर, ये ऐसी पूजा करवाएंगे जिसके बाद तुझे महीने के अंदर ही खुशखबरी दे देगी। अगर ये लोग इतना कह ही रहे हैं तो कर लेते हैं पूजा, क्या पता यही तेरी परेशानी का उपाय हो। अपनी सास की बात मानकर अर्चना पूजा के लिए तैयार हो जाती है और थोड़ी देर में वो बाबा पूजा की सामग्री के लिए सारा सामान ले आते हैं और घर के आंगन में बैठकर पूजा शुरू कर देते हैं। वो बाबा इस पूजा के लिए एक छोटे से बकरे की बलि देने वाले हैं। ये देखकर अर्चना, ये आप क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, इस मासूम जानवर की क्यों बलि दे रहे हैं? यही तो इस प्रकृति का नियम है। एक जाएगा तभी तो कोई दूसरा आएगा। माता बलि से ही खुश होती हैं। वो बाबा बकरी की बलि देने ही वाला होता है कि तभी ऑफिस से मानव घर आता है और ये सब देखकर जल्दी से उस बाबा को रोकता है और गुस्से में, क्या हो रहा है ये? माँ, ये बाबा कौन है? और अर्चना, तुम क्यों यहाँ पर बैठी हुई हो? बेटा, ये एक सिद्ध बाबा है। अगर ये इस बकरी की बलि देंगे तो अर्चना 6 महीने के अंदर ही खुशखबरी दे देगी। हाँ बेटा, सही कह रही है तेरी माँ। बंद करिए आप सब लोग ये बकवास, और जैसे इस बकरी को लेकर आए हैं ना, वहीं छोड़कर आइए। कोई बलि नहीं दी जाएगी मेरे घर में। और अर्चना, तुम कब से इन चीजों में मानने लग गई? और माँ, आपको अगर इतना ही बच्चों की इच्छा हो रही है तो ला देता हूँ अनाथ आश्रम से एक बच्चा, लेकिन मेरी बीवी इन चीजों में नहीं बैठेगी, समझे आप लोग? मानव अर्चना का हाथ पकड़ता है और उसे सीधा कमरे में ले जाता है और इस तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन अर्चना के दिल में अभी भी मां बनने की एक चाहत थी, जिसे वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना के शहर से कुछ ही घंटे की दूरी पर बसे रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्चना की सहेली शीतल। ओ कलमोही, तू अभी तक यहीं पर है, काम पर नहीं गई? अरे अगर जाकर लोगों के घरों में बर्तन नहीं धोएगी तो इस घर में 4 पैसे कैसे आएंगे? शादी के साल भर के अंदर ही मेरे बेटे को खाकर बैठ गई है। जब से आई है सिर्फ मनहूसियत फैला रखी है तूने। आप क्यों हमेशा भाभी को ताने देती रहती हैं? भैया की मौत एक हादसे में हुई थी, इसमें इनका क्या कसूर? और जिस तरह आपने एक बेटा और मैंने अपना भाई खोया है, इस तरह भाभी ने भी तो अपना पति खोया है। ये चाहती तो मायके जाकर दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने यहाँ रुककर हमारा ख्याल रखने का फैसला किया। और आप है कि इस मनहूस की वजह से तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है। मेरे बेटे के गुजर जाने के बाद क्या हालत हो गई हमारी? लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके हमें अपना गुजारा करना पड़ रहा है, और तू अब क्या खड़ी खड़ी घूरती रहेगी या जाकर काम करेगी? शादी के साल भर के अंदर ही अरुण की ट्रक चलाते हुए एक हादसे में मौत हो जाती है,
जिससे ना ही शीतल अपनी शादीशुदा जिंदगी जी पाती है और ना ही मां बन पाती है। तो वहीं आज शादी के सालों के बाद भी हर रोज उसे अपनी सास संगीता से ताने सुनने को मिला करती थी। ऐसे ही एक दिन, संगीता तुम घर पर ही हो, चलो अच्छा है, परसों मेरी बहू की गोद भराई की रस्म है, तुम और प्रीति जरूर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे, तुम्हारी बहू भी तो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी बहू को मत लाना। भले ही शादी के साल भर के अंदर पति के गुजर जाने के कारण वो मां नहीं बनी, लेकिन अब वो एक बांझ कहलाएगी। अब पता है मुझे पल्लवी, और मैं एक बांझ का सहारा एक गर्भवती औरत के ऊपर नहीं पड़ने दूंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ उससे। अपनी सास और पड़ोसन पल्लवी की ये बातें शीतल सुन लेती है और वो अब आंखों में आंसू लिए शीतल गांव में बनी नदी किनारे जाकर रोने लगती है। इसमें मेरा क्या कसूर? अगर मैं शादी के साल भर के अंदर मां नहीं बन पाई तो मेरे पति मेरे पास रहते ही कहाँ थे? काम के सिलसिले में अक्सर उन्हें बाहर ही रहना पड़ता था। सच में इस समाज में एक विधवा और बांझ औरत के लिए कोई जगह नहीं है। शीतल काफी देर तक नदी किनारे बैठकर ही रोती रहती है और इसी तरह अब हफ्ता भर गुजर जाता है। और आज शीतल की सास संगीता की बहन कौशल्या प्रीति के लिए शहर का एक रिश्ता लाई होती है। रिश्ता तो बढ़िया है कौशल्या, लेकिन रिवाज तो ये होता है कि लड़के वाले लड़की वालों के घर आते हैं। तो वो लोग आएंगे ना घर, लेकिन गांव नहीं आ सकते। शहर में मेरी नंद रहती सरस्वती, उससे बात कर ली है मैंने, हफ्ता भर उसके घर पर ही रह लेना और रिश्ते वाले भी वहाँ आ जाएंगे। एक बार अगर हमारी प्रीति का रिश्ता यहाँ लग गया ना, तो वो इस गरीबी से निकल कर एक अच्छी जिंदगी जिएगी। और तुम ट्रेन की टिकट की पैसों की भी फिक्र मत करो, वो मैं करवा दूंगी और आने जाने के लिए भी पैसे दे दूंगी। प्रीति भी तो मेरी बेटी जैसी है। 2 दिन बाद की ही कौशल्या शहर जाने की ट्रेन की टिकट बुक करवा देती है। तो वहीं 2 दिन बाद संगीता अपनी बहू और बेटी के साथ ट्रेन का सफर तय करते हुए शहर पहुंचती है, जहां वो सब सरस्वती के घर पर रुकते हैं। अब आप सब लोग आराम कर लीजिए। काकी, वो यहाँ आसपास कोई मंदिर वगैरह है क्या? मैं थोड़ी देर वहाँ हो आती हूँ। हाँ मंदिर तो है, यहीं चौक पार करके है, तुम चली जाओ। शीतल अब थोड़ी देर के लिए मंदिर चली जाती है और जब मंदिर से शीतल घर लौट रही होती है कि तभी उसके सामने अचानक से एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसे देखकर शीतल डर के मारे नीचे गिर जाती है। दरअसल ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि अर्चना की होती है। अर्चना जैसे ही गाड़ी से निकलकर शीतल को उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि वो उसकी बचपन की सहेली शीतल है, जिसे देखकर, अरे शीतल, तू यहाँ? तू तो शादी करके गाँव चली गई थी ना, कैसी है तू? और इन सालों में कितनी बदल गई है। तू भी कितनी बदल गई है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तू ही मेरी वही बचपन वाली सहेली है। यहाँ पास में ही एक कैफे है, वहाँ चलकर बात करते हैं। अर्चना शीतल को कैफे में ले जाती है, जहां वो काफी सारी बातें करती है और बातें करते करते शीतल के साथ हुए हादसे के बारे में भी अर्चना को पता चलता है। तूने ससुराल वालों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी तेरी सास तुझे ऐसे ताने मारती है। मैं होती तो कब का अपना ससुराल छोड़ देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। वैसे तू बता, शादी को भी इतने साल हो गए, तेरा कोई बच्चा है? बच्चों का नाम सुनते ही अर्चना की आंखें भर आती हैं और अब वो शीतल को सारी बात बताती है। शीतल, मैंने काफी कोशिश करी लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। लगता है मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो उसके बदले 100 रास्ते खोलता है। वो तो है, मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। वैसे मुझे डॉक्टर से मिलने जाना था, तो तू मुझे अपना नंबर दे दे, हम कांटेक्ट में रहेंगे। शीतल अर्चना को अपना कीपैड फोन का नंबर दे देती है और अब अर्चना डॉक्टर के पास जाती है। अर्चना, IVF हर 10 कपल में से एक कपल करवा रहा है। इंडिया में अब ये नॉर्मल हो चुका है। तुम भी क्यों ना ये प्रोसेस करवा लो, इससे अंश तुम्हारे पति का रहेगा, बस कोख किसी और की होगी। अगर मैं आपकी बात मान भी जाती हूँ तो मैं ऐसी औरत कहाँ से लाऊंगी जो मुझे पैसों के लिए अपनी कोख बेच सके। आजकल हर किसी को पैसे की जरूरत है, तुम्हें भी कोई ना कोई ऐसी औरत मिल ही जाएगी। घर आकर भी अर्चना डॉक्टर की इन बातों को सोचती रहती है कि तभी एकदम से उसे शीतल का ख्याल आता है और अब अगले दिन अर्चना शीतल को कॉल करके उसी मंदिर में बुलाती है और उसे सारी बात बताती है। मैं जानती हूँ एक औरत के लिए उसकी कोख क्या मायने रखती है, लेकिन मैं तुझे इसके बदले पूरे 25 लाख रुपए दूंगी। तूने मुझे अपनी घर की हालत बताई है, इन पैसों से तो अपने घर के हालातों को ठीक कर सकती है, अपनी सास को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है और खुद भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। जरा सोच इस बारे में। काफी देर तक शीतल अर्चना की बातों को सोचती है और मैं तुम्हें अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हूँ। कम से कम इससे मेरी सास और नंद की जिंदगी तो संवर जाएगी और शायद फिर मेरी सास मुझे ताने ना दे। सिर्फ अपने ससुराल वालों की एक अच्छी जिंदगी के लिए शीतल अपनी कोख बेचने के लिए तैयार हो जाती है। तो वहीं अर्चना मानव को भी इस चीज के लिए मना लेती है और अगले दिन शीतल फिर से मंदिर जाने का बहाना करके अर्चना के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है और शीतल के चेकअप के बाद
ये बेबी कंसीव कर सकती है, बस आईवीएफ प्रोसेस चालू करने की देरी है। शीतल 1 हफ्ते के लिए शहर में थी और इसी 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर उसका आईवीएफ प्रोसेस कर देते हैं और आज शीतल अपनी सास और नंद के साथ वापस गांव जाने वाली होती है। 15 से 20 दिन में इस आईवीएफ प्रोसेस का असर दिखेगा। तुम अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो फौरन मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। हम तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। तुम नहीं जानती कि तुम हमारे लिए क्या कर रही हो। माँ भी बहुत खुश है कि अब उन्हें भी कुछ वक्त में खेलने के लिए एक पोता या पोती मिलने वाली है। बस मैं भी अभी माँ जी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो गुस्सा करेंगी। ट्रेन का टाइम होने वाला है, अब मैं चलती हूँ। शीतल अब अपनी सास और नंद के साथ गांव आ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना काफी ज्यादा खुश होती है। मानव, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। बस कुछ महीने और फिर मैं माँ बन जाऊंगी। अरे तो मैं भी तो पापा बनूंगा ना। तुम देखना चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उससे बहुत प्यार करूंगा। अब तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि शीतल की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। अब भी ऐसे 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। शीतल हर रोज की तरह कुएं पर पानी भरने के लिए गई होती है कि तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। तुम ठीक तो हो ना? बस वो अचानक सर घूम रहा है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ। मालती शीतल को कुएं के पास बैठा देती है, लेकिन बैठते ही शीतल अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर आसपास की सभी औरतें घबरा जाती हैं। तो वहीं मालती शीतल पर पानी की छींटे डालकर उसे होश में लाती है और सभी मिलकर शीतल को उसके घर छोड़ती हैं। सुबह तो बिल्कुल ठीक ठाक गई थी, तो ये चक्कर कैसे आ गए? क्या पता काकी तबीयत खराब हो गई, शाम तक आराम कर लेगी तो ठीक हो जाएगी। शीतल उस दिन पूरा दिन आराम करती है, लेकिन जैसे वो शाम को बिस्तर से उठती है तो अचानक से उल्टियां शुरू हो जाती हैं। ये देखकर संगीता, इसे हो क्या रहा है? कहीं ये मरने तो नहीं वाली है? कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। भाभी की कितनी तबीयत खराब है और आप हो कि मैं अभी वैद्य से दवाई लेकर आती हूँ। भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? चक्कर आना, उल्टी होना, ये सब तो प्रेगनेंसी की निशानियां है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? शीतल अगले दिन ही शीतल अर्चना को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अर्चना अब शहर से ढेर सारे गिफ्ट और चीज लेकर शीतल के ससुराल जाती है। संगीता ये सब देखकर, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम मेरी बहू की सहेली हो। इतनी अमीर होकर इतनी गरीब लड़की की सहेली। दोस्ती अमीरी गरीबी से थोड़ी ना देखी जाती है। मैं तो कितने सालों से शीतल को ढूंढ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि जब शीतल शहर आई तो मेरी उससे मुलाकात हो गई। वैसे मैं आप लोगों के लिए भी काफी सारी चीज लेकर आई हूँ। आपके लिए साड़ी, प्रीति के लिए सूट और साथ में खाने पीने का भी काफी सामान है। ये बेटा, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि किसी के घर जाने से पहले क्या ले जाना चाहिए। तुम दोनों बातें करो, मैं ये सामान अंदर रख कर आती हूँ। संगीता के कमरे में जाते ही अर्चना, मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो चुकी हो, बस एक बार हमें चेकअप के लिए जाना है। लेकिन माँ जी को क्या बोलेंगे? तुम्हारे गांव में मेला लगा है ना, देखने के बहाने चलते हैं। मेले में तो सुबह से शाम हो ही जाती है। इसी बीच जल्दी से शहर जाकर चेकअप करवा कर आ जाएंगे। मेले का बहाना लगाकर शीतल और अर्चना घर से निकलते हैं और अब अर्चना शीतल को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाती है, जहां डॉक्टर के चेकअप करने में पता चलता है कि शीतल प्रेग्नेंट है। हे भगवान, आखिरकार तूने मेरी मन्नत सुन ही ली। आज जाकर मैं सभी जरूरतमंद लोगों में खाना, कपड़े सब बांटूंगी। जैसे है अर्चना ने मुझे बताया, मैं भागा भागा ऑफिस से आ गया। शीतल, थैंक यू सो मच। शीतल के कंसीव होने पर अर्चना और मानव काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद अर्चना शीतल और उसके ससुराल वालों के लिए काफी शॉपिंग करवा कर उसे गांव छोड़कर वापस आ जाती हैं। तो वहीं इतना सारा सामान देखकर प्रीति, आपकी सहेली तो बहुत अच्छी है। सुबह कितना सब कुछ लाई थी और अभी भी उसने कितनी सारी चीज दी है, ड्राई फ्रूट्स, जूस और तो और घर के लिए भी कितना सामान है। अरे अब इसे लेकर खड़ी रहेगी या मुझे देगी? इन ड्राई फ्रूट्स को तो देख भी मत लियो, इसे सिर्फ मेरी बेटी खाएगी। ये सब शीतल अपने ससुराल वालों के लिए कर रही थी, लेकिन उसकी सास उसकी जरा भी कदर नहीं करती थी। और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और आज अर्चना शीतल को कॉल करती है। कैसी हो तुम? और जो मैंने तुम्हें चीज दिलाई थी तुम वो खा रही हो ना? हाँ बाबा, मैं खा रही हूँ। मुझे भी इस बच्चे का उतना ही ख्याल है जितना तुम्हें है। कोक भले ही तुम्हारी है, लेकिन उसके अंदर जो जान पल रही है वो मेरी है। वैसे तुम घर का कुछ काम तो नहीं करती ना? डॉक्टर ने स्पेशल मुझे बोला है कि शुरुआती महीने में तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना है। हाँ, मैं ज्यादा काम नहीं करती, बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अब शीतल अर्चना को नहीं बताती कि उसके सास उसे कोल्हू के बैल की तरह सारे काम करवाती है। महारानी, कल से देख रही हूँ बस बिस्तर पर पड़ी हुई है। नहीं मर रही, तू जाकर काम कर ले। घर का काम भी यूं ही पड़ा है। माँ, मैं कर देती हूँ घर का काम। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन से ये काम पर भी नहीं गई। जल्दी से उठकर झाड़ू पोछा कर और खाना बनाकर काम पर जा। अर्चना शीतल को अच्छी अच्छी चीज खाने के लिए दे रही थी
वो सब संगीता छुपाकर अपने कमरे में रख लेती, तो वहीं ऐसी हालत में भी ठीक से खाना न मिल पाने की वजह से शीतल थोड़ी कमजोर हो गई थी, जिससे काफी जल्दी थक जाया करती थी। शीतल, कुछ दिनों से देख रही हूँ काम पर भी लेट आती हो, ठीक से कुछ काम भी नहीं करती, तबीयत तो ठीक है ना? मालकिन, वो बस आजकल थोड़ी थकान रहती है, 1-2 दिन दवाई खाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। कमजोरी के साथ साथ अब शीतल की प्रेगनेंसी की क्रेविंग भी बढ़ने लगी थी। हर प्रेग्नेंट औरत की तरह शीतल भी अब खट्टी चीज खाना शुरू कर देती है। वैसे तो मुझे कैरी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ऐसी हालत में ये कितनी बढ़िया लग रही है। आज तो मैं खाना भी आम के अचार के साथ ही खाऊंगी, सब्जी खाने का तो दिल ही नहीं चाहता। रसोई के पास बैठकर शीतल कैरी खा रही होती है कि तभी संगीता आती है, और जब वो शीतल को कैरी खाता देखती है तो क्या हो गया तुझे, इतना खट्टा क्यों खा रही है? परसों भी तो बाहर आंगन में बैठकर इमली खा रही थी, कल खाने के साथ भी तूने ढेर सारा अचार लिया है और अब कैरी। तबीयत खराब की वजह से मुंह का स्वाद बिगड़ गया है ना, तो बस इसीलिए ही खट्टी चीज खा रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, इसका वजन भी थोड़ा बढ़ा बढ़ा सा लग रहा है। ये खट्टी चीज भी काफी खा रही है, और तो और हर हफ्ते इसे 1 से 2 बार तो उल्टी हो ही जाती है। ये सब तो गर्भवती औरतों के लक्षण है, लेकिन मेरी बहू गर्भवती कैसे हो सकती है? ये जैसी भी है, लेकिन बाहर जाकर मुंह काला करे ऐसी तो नहीं है। शीतल की इन हरकतों की वजह से अब संगीता के मन में धीरे धीरे शीतल के लिए शक बैठने लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ शहर में अर्चना आज अपने होने वाले बच्चे के लिए ढेर सारी शॉपिंग करके आती है, जिसे देखकर कलावती, अरे बहू, क्या सारा मॉल ही उठाकर लेकर आ गई है? क्या करूं माँ जी, जो जो अच्छा लगा सब उठाकर ले आई हूँ। पता नहीं कि लड़का होगा या लड़की, इसीलिए मैं तो दोनों के लिए चीज लेकर आई हूँ। बच्चा होने में अभी काफी वक्त था, लेकिन फिर भी अर्चना अभी से ही बच्चों के आने की तैयारी जोरों शोरों से करने में लगी हुई थी। ये रूम कितना अच्छा लग रहा है ना, ये झूला, ये खेल खिलौने, ये गुड़िया, सब कितना प्यारा है। जब हमारा बच्चा ये देखेगा तो कितना खुश होगा। मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े और खिलौने ले आते हैं, हमारे बच्चे के पास हर तरीके का खिलौना होना चाहिए। अर्चना और मानव काफी ज्यादा खुश थे। तो वहीं आज अर्चना फिर से गांव आती है। अरे आंटी जी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? शीतल बस मुझे गांव ही दिखा रही है, हम शाम तक आ जाएंगे। अर्चना बहाना बनाकर शीतल को अस्पताल ले जाती है, और इस बार जब डॉक्टर शीतल का चेकअप करती हैं तो डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? आप इतनी शांत क्यों हैं? सच कहा है किसी ने, जब भगवान देता है ना तो छप्पर फाड़ कर देता है। तुम्हारे पेट में 1 नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं। क्या कहा आपने? हाँ, और जब ये बात अर्चना को पता चलेगी तो वो कितनी खुश हो जाएगी। इससे पहले डॉक्टर जुड़वा बच्चों की बात अर्चना को बताती कि तभी शीतल डॉक्टर को रोकते हुए, डॉक्टर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये जुड़वा बच्चों की बात आप अर्चना को मत बताइएगा। भगवान ने मुझसे मेरा पति और माँ बनने का सुख दोनों छीन लिया। सालों के बाद ही सुख नसीब हुआ है। अर्चना को सिर्फ 1 ही बच्चा चाहिए ना, मैं उसे 1 औलाद देकर इस दूसरे बच्चे को खुद पालूंगी, ताकि मुझे भी कोई माँ कहकर पुकार सके। प्लीज डॉक्टर। शीतल की इस भावना को देखकर डॉक्टर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, और अब वो अर्चना को जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताती। बेबी बिल्कुल हेल्दी है, बस शरीर में इनके थोड़ी कमजोरी है। मैं कुछ टैबलेट लिख देती हूँ, ठीक हो जाएगी। चेकअप के बाद अस्पताल से निकलते हुए शीतल गलती से रिपोर्ट इस बार अपने बैग में ही रख लेती है, और अब अर्चना उसे गांव छोड़ देती है। शाम का वक्त होता है। शीतल बाहर आंगन में से कपड़े निकाल रही होती है, तो वहीं प्रीति बिस्तर पर रखे शीतल के बैग को उठाकर साइड में रख रही होती है। तभी उसकी नजर बैग के अंदर रखी रिपोर्ट पर जाती है, और जब वो मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तो भाभी प्रेग्नेंट है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? प्रीति चाहकर भी ये बात अपनी माँ से छुपा नहीं सकती थी। तो वहीं जब ये बात संगीता को पता चलती है तो वो शीतल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। अरे मैं तो तुझे सिर्फ मनहूस समझती थी, लेकिन तू नीच गिरी हुई निकली। अरे तेरी नंद का रिश्ता लग गया। अगर किसी को पता चलेगा कि तू पेट से है तो क्या होगा? सच सच बता, किसका पाप लेकर घूम रही है तू? किसी का पाप नहीं है, मैंने अपनी कोख बेची है। शीतल अब जल्दी अर्चना को कॉल करती है और ये सारी बात बताती है, जिसे सुनकर अर्चना और मानव फौरन गांव आ जाते हैं, और अर्चना संगीता को सारी बात समझाती है। मैं इस काम के लिए शीतल को पूरे 25 लाख रुपए दूंगी। वो पूरी तरह से पवित्र है। हमने मेडिकल साइंस का इस्तेमाल करके ये सब किया है। क्या कहा? 25 लाख रुपए? हाँ। 25 लाख का नाम सुनकर संगीता के दिल में लालच जाग जाता है, और अब जैसे अर्चना और मानव वहां से जाते हैं तो वहीं प्रीति अब अपनी माँ के सामने जुड़वा बच्चों की बात रखती है। इसका मतलब उन लोगों को नहीं पता कि तेरे पेट में जुड़वा बच्चे हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। 25 लाख के साथ साथ एक बच्चा भी मिल रहा है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। संगीता के दिल में सिर्फ लालच ही था, लेकिन शीतल के दिल में सिर्फ बच्चों के लिए ममता।
इसी तरह अब दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे शीतल का पेट भी निकलने लगता है, जिसे देखकर संगीता अब उसे घर से बाहर निकलने नहीं देती। तो वहीं आस पड़ोस की औरतें, क्या बात है संगीता, तुम्हारी बहू आजकल दिखती नहीं है, कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब है क्या उसकी? अरे उसके पेट में कोई दिक्कत है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है, तो बस उसी की दवाई चल रही है। संगीता आसपास के लोगों से बहाना शुरू कर देती है। समय यूं ही गुजरता है और शीतल का 8वां महीना लग जाता है, जिसे देखकर अर्चना शीतल और उसके घर वालों को लेकर अपने फार्म हाउस पर आती है और धूमधाम से शीतल की गोद भराई की रस्म होती है। ये सोने का सेट तुम्हारे लिए, जितना हमारे लिए कर रही हो ना, उसके सामने तो बस ये छोटा सा तोहफा है। अपनी बहू को इतना सब कुछ मिलता देखकर संगीता का लालच बढ़ता ही जा रहा था और अब वो पैसों का इंतजार कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्चना अब एक सगी बहन की तरह शीतल का ध्यान रखती है, उसे शॉपिंग करवाना, योगा क्लासेस ले जाना, अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाना, जिसे देखकर शीतल खुश तो थी, लेकिन जुड़वा बच्चों की बात छुपाने का रिग्रेट भी उसके मन में था। वैसे अर्चना, अगर कल को मुझे जुड़वा बच्चे हुए तो तुम क्या दोनों बच्चों को रख लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दोनों को प्यार करूंगी और 2 बच्चों के बदले मैं तुम्हें 25 नहीं पूरे 50 लाख रुपए दूंगी। अर्चना की बात सुनकर शीतल घबरा जाती है और अब वो किसी भी कीमत पर अपने दूसरे बच्चे को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए वो न चाहते हुए भी अर्चना से यह बात छुपाती है। इसी तरह हफ्ते गुजरते हैं और आखिरकार शीतल की डिलीवरी का दिन ही आ जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर शीतल के पेट में एक बच्चा घूम जाता है और उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। चाहे कितने भी पैसे क्यों ना लग जाए, आप बस माँ और बच्चे को बचा लीजिए। हे भगवान, अगर बच्चों को कुछ भी हुआ तो मुझे 25 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, अब क्या करूं मैं? माँ की जान को तो इतना खतरा नहीं है जितना बच्चों की जान को खतरा है। क्या कहा आपने? बच्चों की जान को? आप कहना क्या चाह रही हैं? शीतल के पेट में जुड़वा बच्चे हैं? डॉक्टर, सच सच बताइए मुझे। हड़बड़ी में डॉक्टर गलती से सच बोल देते हैं, तो वहीं अब अर्चना के पूछने पर वो उसे सारी कहानी बताते हैं। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन माँ की ममता को देखते हुए मैं चुप हो गई। देखा मानव, वो हमारे बच्चे को हमसे छीन रही थी। सही कहते हैं लोग कि गरीब कभी भरोसे के लायक नहीं होते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अरे तुमने उस बच्चे को 9 महीने को कोख में नहीं रखा, फिर भी तुम्हें उसे कितना लगाव है, लेकिन जो माँ उस बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है, क्या उसे लगाव नहीं होगा? इसमें गलत ही क्या है? अगर जुड़वा बच्चे होंगे तो क्या हुआ, वो एक रख सकती जो उसके बुढ़ापे का सहारा बने। बाहू, जरा खुद को उसकी जगह रख कर देख। तू तो सिर्फ माँ नहीं बन सकती, लेकिन उस बेचारी को तो पति भी नहीं है। बांझ ना होकर भी वो वैसी जिंदगी जी रही थी। अपने पति और सास की बात सुनकर अर्चना को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो डॉक्टर से, आप पूरी कोशिश करिए लेकिन माँ को बचाइए। मैं माँ नहीं भी बन सकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी की जान को दांव पर नहीं लगा सकती। पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद अब डॉक्टर शीतल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहां काफी देर तक शीतल का ऑपरेशन चलता है। तो वहीं बाहर बैठे सभी लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं। अर्चना, सब ठीक होगा, भगवान है हमारे साथ। थोड़ी देर में ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है और जब डॉक्टर बाहर निकल कर आते हैं तो खुशखबरी है, माँ और दोनों बच्चे सही सलामत है। शीतल को दोनों बेटे हुए हैं। ऐसा कई कम केसेस में होता है। थोड़ी देर बाद आप शीतल और बच्चों से मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। तो वहीं अर्चना और मानव की खुशी का ठिकाना नहीं होता। थोड़ी देर बाद जब सभी शीतल और बच्चों से मिलने के लिए वार्ड में पहुंचते हैं तो, कैसी हो तुम? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कुछ दिन आराम करोगी तो पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। वैसे ये दोनों बच्चे कितने प्यारे हैं ना, बिल्कुल तुम पर गए हैं। लेकिन इसकी नाक तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है, और लगेगी भी क्यों ना, तुम इसकी माँ जो हो। मुझे माफ करना शीतल, जुड़वा बच्चों का सुनकर मेरे दिल में लालच आ गया था। सोचा था एक बच्चा लेकर मैं उसे पालूंगी और अपने बुढ़ापे का सहारा बनाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम दोनों बच्चों को रख सकती हो और मुझे इसके बदले कोई पैसे भी नहीं चाहिए। मेरी तरह तुम्हें भी एक माँ बनने का हक है। मजबूरी में आकर तुमने अपनी कोख बेची, लेकिन जब भगवान ने मेरे साथ साथ तुम्हें भी प्रसाद दिया है तो फिर उसे लेने में क्या दिक्कत है? अर्चना और शीतल अब दोनों मिलकर बच्चों को उठाकर अपने सीने से लगाती हैं। तो वहीं ये सब देखकर मानव और कलावती काफी ज्यादा भावुक हो जाती हैं और अब दोनों बच्चों का नामकरण होता है, जिसके बाद अब शीतल जाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर अर्चना, शीतल, जाना जरूरी है क्या? जब तुम बच्चे के साथ गांव पहुंचोगी तो तुम कितने लोगों के सवालों का जवाब दोगी? उस गांव में भी कुछ नहीं रखा। तुम यहीं शहर में रहो, हमारा जो फार्म हाउस है मैं तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तुम वहां पर अपनी फैमिली के साथ आराम से रहो। भले ही मैंने शुरुआत में पैसों के लिए अपनी कोख बेची हो अर्चना, लेकिन अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं मेहनत करके अपने बच्चे को पालूंगी। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी तरह मैं भी माँ हूँ, तो क्या मेरा इस पर इतना भी हक नहीं है? पैसे लेने से तुमने मना कर दिया, लेकिन क्या इस बच्चे की
अच्छी परवरिश के लिए तुम यहाँ नहीं रुक सकती? हाँ शीतल, मैं दोनों बच्चों को एक जैसा जीवन देना चाहता हूँ। प्लीज यहीं रुक जाओ और लोगों के बारे में मत सोचना, हम सब संभाल लेंगे। जरा मेरे बारे में भी सोच लो बेटा, मुझे भी अपने दो दो पोतों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। सभी के समझाने पर अब शीतल उनकी बात मान जाती है। तो वहीं अर्चना और मानव अपना बड़ा सा फार्म हाउस शीतल और उसके बच्चे के नाम कर देते हैं, जिसमें शीतल अब अपने बच्चे, सास और नंद के साथ रहती है। तो वहीं बैठे बैठे इतना सब कुछ मिल जाने पर अब संगीता को भी अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं होती और अब दोनों बच्चों को दो दो माँ का प्यार भी मिलता है।